हेलो बच्चा पार्टी, मैं प्रशांत पाठक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, आप एडीएएस वाला यूनिट पढ़ रहे थे। एक पार्ट आपको मिल चुका है, ये पार्ट सेकंड है और इस बार हम कवर क्या कर रहे हैं? अतिरेक मांग। सबसे पहला टॉपिक जो आज का हमारा है वो अतिरेक मांग है, जिसको कुछ लोग स्फीतिक अंतराल भी कहते हैं। क्या होता है अतिरेक मांग? बहुत सिंपल सी कहानी है। देखो, अगर एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग मतलब एडी बड़ा हो समग्र पूर्ति से मतलब एएस से, और देश में पूर्ण रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसी स्थिति जिसमें हर उस व्यक्ति को जो काम करने के लिए इच्छुक और योग्य है उसको काम दे दिया, आपने सबको काम दे दिया जो काम करना चाहते हैं, और सबको काम देने के बाद जितना आपने समग्र पूर्ति किया उतनी ही समग्र मांग हो गई, सॉरी उससे ज्यादा समग्र मांग हो गई है, तो इसी स्थिति को अतिरेक मांग कहते हैं। देखो क्या लिखा है, वह स्थिति जो यह दर्शाता है कि जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर के उत्पादन के अनुरूप कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक हो जाए, है ना। एडी एडी क्या हो गया? बड़ा हो गया एस से पूर्ण रोजगार पे, तो इसी बात को आप अतिरेक मांग या मुद्रास्फीति मतलब स्फीतिक अंतराल का नाम देते हो। एक बार आप मेरे साथ ग्राफ पे आओ, ठीक है। ग्राफ एक काम करते हैं, मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूं यहीं पे दोबारा से एक बारी। देखो, ये है आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहां पे आप लिखेंगे आय उत्पादन रोजगार, लिख देना यहां पे आय उत्पादन रोजगार। यहां पे आपका एडी जो सी प्लस आई के जोड़ के बराबर है। ये है आपका 45 डिग्री की रेखा, आप सबको पता है एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। और ये है आपका एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग, एडी बराबर सी प्लस आई। अगर हमें ये पॉइंट मिल जाता हम बड़े खुश होते, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पर संतुलन हो जाती। पूर्ण रोजगार संतुलन, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हमारा समग्र मांग किसी भी कारण से, कई सारे कारण होते हैं जैसे सी आई जी, किसी भी वजह से वास्तविक में जितना होना चाहिए था उससे ऊपर की तरफ चला गया, हमारा समग्र मांग यहां चला गया। ये है आपका एडी1, यहाँ पे सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई की वजह से एडी ऊपर उठ गया। तो एडी जितना ऊपर गया ई टू एफ, यही जो गैप है ई टू एफ, इसी को आप अतिरेक मांग या इसी गैप को आप स्फीतिकारी अंतराल का नाम देते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो स्क्रीनशॉट कर लेना। क्या है अतिरेक मांग आपको पता चल गया, और उसी का दूसरा नाम स्फीतिकारी अंतराल भी है, ठीक है। अब आओ, अब जरा आप ये समझो कि अतिरेक मांग या मुद्रास्फीति का जो सिचुएशन है, स्फीतिकारी अंतराल, वो क्यों उत्पन्न होती है। यार बच्चों, आप स्क्रीनशॉट कर लो सारे पॉइंट, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग के कंपोनेंट्स क्या थे, घटक क्या क्या थे? एक था निजी अंतिम उपभोग व्यय, जिसे आप सी से दर्शाते हो। दूसरा आई निजी मतलब निवेश व्यय, आई, ठीक है। जी सरकारी व्यय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और प्लस नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, निर्यात माइनस आयात, है ना। तो ये एडी के कंपोनेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एडी एक्सेस कर गया होगा, जब समग्र मांग अतिरेक हो गया होगा, तो यही सारे पॉइंट्स उसके पीछे काम कर रहे होंगे। जैसे अगर अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय बढ़ गया तो अतिरेक मांग हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय बढ़ गया तो अतिरेक मांग हो जाएगी, सरकारी व्यय अगर अर्थव्यवस्था में बढ़ गया तो अतिरेक मांग हो जाएगी, निर्यात का स्तर अगर अर्थव्यवस्था में बढ़ गया तो अतिरेक मांग की स्थिति आएगी, अगर आयात का स्तर कम हो गया, आयात गिर गया तो अतिरेक मांग आएगा। और इन पॉइंट्स के अलावा दो बातें और, एक, अगर सरकार कर दर को घटा दे, अगर सरकार कर दर को घटा दे तो लोगों की आय का हिस्सा उनकी जेब में है, मतलब सरकार ने कम टैक्स लिया तो अब आपकी इनकम आपके हाथ में है, आपकी जेब में है, आप ज्यादा खरीदना शुरू करोगे तो अतिरेक मांग आएगी। और इसके अलावा एक और पॉइंट होता है आपका घाटे की वित्तीय व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसमें क्या है, इसमें जब हमारा बजट घाटे का बनता है तो सरकार आरबीआई से नई मुद्रा छपवा कर उधार ले लेती है, और जैसे ही देश में नई मुद्रा का प्रवाह होता है, फ्लो होता है, नया पैसा देश में आता है, तो लोगों की क्रय करने की क्षमता बढ़ जाती है, और जब क्रय करने की क्षमता लोगों की बढ़ जाएगी, है ना, तो देश में अतिरेक मांग की स्थिति उत्पन्न होगी। तो सारे पॉइंट आपके पास लिखे हुए हैं। पहला, निजी अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि, निजी निवेश व्यय में वृद्धि, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि, सरकारी निवेश व्यय में वृद्धि। अंतरराष्ट्रीय कीमतों की तुलना में यदि घरेलू वस्तु सस्ती हो गई तो निर्यात बढ़ जाएगा, तो अतिरेक मांग की स्थिति आएगी, ठीक है। आयात कम हो जाएगा तो अतिरेक मांग आएगा, अगर सरकार कर दर कम कर देगी तो अतिरेक मांग आएगा। और इनके अलावा मैंने एक पॉइंट बताया, घाटे की वित्तीय व्यवस्था, अगर सरकार
आरबीआई से नया पैसा छपवा के उधार ले लेगी तो अतिरेक मांग की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए, तो ये थे कारण कि अतिरेक मांग क्यों आता है। अब इससे पहले कि मैं आपको न्यून मांग बताऊं, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि क्या जब अतिरेक मांग एक अर्थव्यवस्था में आएगा, देखो ना, यही था ना आपका डायग्राम मैंने बनाया था, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है जो 45 डिग्री की रेखा होती है। ठीक है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड है AD1, ये AD1 था आपका, मतलब AD था, और ये आपका AD1 है ना, AD1। तो इतने से ये संतुलन होना चाहिए था, इक्विलिब्रियम यही होना चाहिए था, और ये इतना एक्स्ट्रा हो गया, तो ये जो अतिरेक मांग है। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि भाई बताओ अतिरेक मांग का अर्थव्यवस्था पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आप बताओ कि अगर अतिरेक मांग आया, एक्सेस डिमांड आया, तो क्या रोजगार पर कोई संतुलन, कोई प्रभाव पड़ेगा रोजगार पर। एडी ग्रेटर देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट, देश पहले से ही किसमें, फुल एम्प्लॉयमेंट में, पूर्ण रोजगार में है। तो जब देश पहले से ही पूर्ण रोजगार में है, तो क्या अब आप रोजगार पे कोई और असर डाल सकते हो, क्या अब आप रोजगार को और बढ़ा सकते हो, तो नहीं। तो याद रखें, अतिरेक मांग की स्थिति में रोजगार को बढ़ाना संभव नहीं है। अब आप याद रखें कि अगर रोजगार नहीं बढ़ेगा तो जीडीपी, आउटपुट, उत्पादन, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, किसी में भी किसी भी तरीके की वृद्धि नहीं होगी। बस एक चीज बढ़ेगा बच्चों, जर्नल प्राइस लेवल, देश में सामान्य कीमत का स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वस्तु और सेवाओं की मांग ज्यादा है और पूर्ति कम है, तो सामान्य कीमत स्तर क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक बात और याद रखो कि क्या अतिरेक मांग की स्थिति में जहां पे नया कटाव हुआ है, नया पॉइंट कहां कटा है, यहां पे क्या यहां संतुलन संभव है। तो याद रखें, अतिरेक मांग की स्थिति में नए बिंदु पे जहां पे डिमांड और सप्लाई ने एक दूसरे को काटा है, जो नया पॉइंट है, वहां पर संतुलन संभव नहीं है। न्यू इक्विलिब्रियम, नया संतुलन अतिरेक मांग में संभव नहीं है। कारण क्या है, कारण यह है कि देखो बच्चों, एडी बड़ा है एएस से, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार पे। अब एडी तो ऊपर चला गया, एडी तो आगे चला गया, लेकिन क्या हमारा एएस ये आगे जाएगा। भाई अल्प समय अवधि में, शॉर्ट रन में आपके पास सप्लाई को बढ़ाने का एक ही रास्ता था, रोजगार, और वो भी क्या हो चुका है, फुल। तो जब रोजगार फुल है तो अब आप रोजगार बढ़ा नहीं सकते, तो एएस बढ़ेगा नहीं, और इसलिए नया संतुलन इस बिंदु पर संभव नहीं होगा। याद रखें, अगर किसी ने पूछा कि क्या अतिरेक मांग की स्थिति में, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में न्यू इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, तो आप मना कर देना, बोलना कि ऐसा संभव नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्या जाना आपने, एक्सेस डिमांड क्या है, अतिरेक मांग क्या है, उसका दूसरा नाम स्फीतिकारी अंतराल, उसका डायग्राम जाना आपने, ऐसा क्यों होता है, और अगर अतिरेक मांग हो गया तो किस किस चीज पे क्या क्या असर पड़ेगा, ये आपको पता चला। चलो जी, अब अगला टॉपिक, न्यून मांग। ठीक है, मांग की कमी तो नहीं बोलते इसको, न्यून मांग बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा नाम अविस्फीतिकारी अंतराल। ये होता क्या है, अगर समग्र पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड छोटा रह गया, ठीक है, किससे छोटा रह गया, समग्र मांग यदि छोटा रह गया, किससे, समग्र पूर्ति से पूर्ण रोजगार पर, फुल एम्प्लॉयमेंट पे, सबको काम देने के बाद जितना आपने समग्र पूर्ति की, अगर समग्र मांग उससे छोटा रह गया, तो इस स्थिति को हम नाम देते हैं किस चीज का, किस चीज का, अविस्फीतिकारी अंतराल का, या न्यून मांग का। ठीक है, अविस्फीतिकारी अंतराल या न्यून मांग। देखो क्या लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य उस स्थिति से है जब कुल मांग कुल आपूर्ति से कम होती है और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है। एडी छोटा रह गया एएस से, पूर्ण रोजगार पे, तो हम कहेंगे न्यून मांग हो गया या अविस्फीतिकारी अंतराल हो गया। ठीक है, ग्राफिकली आप इसको कैसे दिखाओगे, आओ मैं आपके लिए ग्राफ बना देता हूं। ये देखो, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स, ये है 0, यहां पे आप रख देना आय, है ना, उत्पादन, और क्या है आपके पास, आय, उत्पादन और रोजगार। ठीक है, आप ये चीजें यहां पे रख देना, और यहां पे रख देना एडी जो बराबर है किसके, सी प्लस आई के। ये कौन है, पहचानो, 45 डिग्री का रेफरेंस लाइन, ये है आपका एग्रीगेट डिमांड एडी। अगर ये पॉइंट मिल जाता हमें तो मजा आ जाता, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, पूर्ण रोजगार संतुलन हो जाता, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एडी उससे, एडी क्या रह गया भाई बच्चों, एडी रह गया कम, एडी रह गया नीचे। ठीक है, एडी 1 रह गया, सी प्लस आई
माइनस डेल्टा ई, किसी भी कारण से ईडी कम रह गया तो जितना कम रह गया, सपोज ई टू जी, ई से जी तक, इतना ई से जी तक एडी कम रह गया तो जितना कम रह गया, ये पॉइंट आपका ई है, ठीक है, और ये आपका जी है, ई से जी इतना एडी कम रह गया तो इसी कमी को आप न्यून मांग का नाम दोगे या अविस्फीतिकारी अंतराल का नाम दोगे, याद रखना, ठीक है। अब एक बात और लगे हाथ तो जान लीजिए कि ऐसा क्यों होता है। अरे भैया वो जो पीछे मैं पॉइंट्स बोल रहा था ना, स्फीतिकारी अंतराल क्यों होता है, तो उसी के उल्टे पॉइंट अविस्फीतिकारी अंतराल में है। पहला, यदि अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय कम हो जाए, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय कम हो जाए, यदि अर्थव्यवस्था में सरकारी व्यय कम हो जाए, एक्सपोर्ट निर्यात कम हो जाए, इंपोर्ट का स्तर बढ़ जाए और सरकार कर दर को क्या कर दे, बढ़ा दे, तो इन कारणों की वजह से अविस्फीतिकारी अंतराल न्यून मांग की स्थिति आती है। अगली चीज, अगर न्यून मांग आ गया तो रोजगार पर क्या असर पड़ेगा? बेटा रोजगार को हम घटा सकते हैं। देखो पिछली बार क्या था, रोजगार फुल था, फुल एम्प्लॉयमेंट, आप उसे बढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि वो ऑलरेडी फुल था। इस बार क्या है, बढ़ाने की जरूरत नहीं है, एडी छोटा है ना इस बार क्या है बच्चे, एडी लेस देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट, तो अब आपको रोजगार को बढ़ाने की नहीं, रोजगार को घटाने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, जरूरत पड़ी ना हमें तो हम रोजगार को, एम्प्लॉयमेंट को घटा लेंगे। मेरे बच्चे याद रखना, न्यून मांग की स्थिति में रोजगार को घटाया जा सकता है और रोजगार घटेगा बेटा तो जीडीपी, नेशनल इनकम, है ना, आउटपुट, उत्पादन, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हाँ एक और चीज याद रखना, जर्नल प्राइस लेवल, देश में सामान्य कीमत का स्तर, चीजों की डिमांड है नहीं, मांग है नहीं, सप्लाई है, तो कीमत का स्तर भी देश में क्या होना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। एक बात और याद रखना कि क्या इस बार नया संतुलन संभव है? देखो कहां बन रहा है नया संतुलन, यहाँ पे ना, यहाँ पे बन रहा है ना, क्या यहाँ नया संतुलन संभव है? तो याद रखो हाँ, न्यून मांग की स्थिति में नया संतुलन, न्यू इक्विलिब्रियम बनता है, लेकिन कहां बनता है? तो याद रखो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अल्प रोजगार संतुलन। आप देखो यहां पे नया संतुलन बनेगा लेकिन पूर्ण रोजगार पे नहीं बनेगा, किस पे बनेगा, अल्प रोजगार। आप यहां तक कैसे आओगे बताओ ना, एडी कम है, एएस ज्यादा है, तो अब आप एएस को घटाओगे और एएस को घटाने के लोगों को काम से निकालोगे, तो अल्प रोजगार लोगों को काम से निकाल के नया संतुलन संभव है, ठीक है। याद रखो मैंने आपको क्या बताया, एक्सेस डिमांड, अतिरेक मांग में नया संतुलन संभव नहीं है क्योंकि पहले पूर्ण रोजगार है, अब हम रोजगार को और नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इस वाली स्थिति में नया संतुलन संभव है और संतुलन का नाम क्या होगा, अल्प रोजगार संतुलन, ठीक है, अल्प रोजगार संतुलन। चलो बाबू चलते हैं आगे, चलिए अब देखिए क्या है, ये टॉपिक हमने कवर कर दिया। एक ये टॉपिक देखो, पूर्ण रोजगार क्या होता है, मैंने बता दिया पूर्ण रोजगार क्या है, एक ऐसी स्थिति जब हर वो व्यक्ति जो काम करने के लिए इच्छुक और योग्य है, दी गई मजदूरी दर पर ऐसे हर व्यक्ति को आपने काम दे दिया तो उसे पूर्ण रोजगार कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसपे क्या है, हर व्यक्ति जो इच्छुक और योग्य है उसको आपने काम दे दिया तो देश में क्या हो गया, पूर्ण रोजगार हो गया, ठीक है, याद रखे बच्चे। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं, आप इसको भी एक बार देख लो। एक तो है अनैच्छिक बेरोजगारी, अच्छा एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी, एक होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है, मतलब व्यक्ति योग्य और इच्छुक है काम करने के लेकिन सरकार काम नहीं दे पाई। जो मजदूरी दर चल रहा है ना बेटा, सपोज करो आज की दिहाड़ी चल रही है 700 रुपए, फॉर एग्जांपल 700, ठीक है, और इस पे मिस्टर एक्स नाम का एक बंदा है जो काम करने के लिए इच्छुक भी और योग्य भी, इस मजदूरी दर पे वो इच्छुक भी है और योग्य भी है, लेकिन सरकार इसको काम नहीं दे पाई। तो कैसी बेरोजगारी है इसकी, अनैच्छिक, मतलब इसकी इच्छा नहीं थी, ये तो काम करना चाहता था, सरकार काम नहीं दे पाई, अनैच्छिक बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। अच्छा, और मान लो कि एक बंदा है मिस्टर वाई, वो इस मजदूरी दर से ही सेटिस्फाइड नहीं है, वो कहता है मैं 700 रुपए पे काम नहीं करूंगा, मुझे तो 900 रुपए चाहिए, पर डे की दिहाड़ी जो है मुझे 900 रुपए चाहिए। तो ये कैसी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी, याद रखो ऐच्छिक, अपनी इच्छा से ये बेरोजगार है, और ये क्या है, इसकी इच्छा नहीं थी, ये तो काम करना चाहता था लेकिन सरकार इसे काम नहीं दे पाई, अनैच्छिक बेरोजगारी। तो ये दोनों वर्ड भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक ये वर्ड है बच्चों संरचनात्मक बेरोजगारी, सुन लो, देखो क्या है, इससे तात्पर्य बेरोजगारी की उस स्थिति से है
जहां अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण या संरचना में परिवर्तन के कारण गरीब लोग बेरोजगार रहते हैं, जैसे कि कंप्यूटरीकरण के कारण कई अकुशल लोग बेरोजगार हो जाते हैं। सुन गए आप? कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, भाई संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब है कोई आधुनिक तकनीक आ गया और उस आधुनिक तकनीक ने लोगों को बेरोजगार कर दिया, तो हम ऐसी बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, आ जाओ संघर्षात्मक बेरोजगारी। ये क्या होता है? संघर्षात्मक बेरोजगारी क्या है? एक ऐसी बेरोजगारी जब एक व्यक्ति अपनी जॉब बदल रहा होता है, जब वो जॉब चेंज कर रहा है। सपोज करो आप पहले एक कंपनी में काम करते थे, अब आपने वहां से काम छोड़ दिया, आप कंपनी बदल रहे हो, इस दौरान आप 10 डेज 10 दिन बेरोजगार थे, तो ये कैसी बेरोजगारी है? संघर्षात्मक बेरोजगारी है। ठीक है, स्वैच्छिक बेरोजगारी, अपनी इच्छा से अगर व्यक्ति बेरोजगार है, मैंने बताई दिया आपको। ठीक है, ऐच्छिक बेरोजगारी बोलते हैं इसको, जब व्यक्ति मजदूरी दर पर सहमत नहीं है, उस मजदूरी दर पर जो दर चल रही है उस पर वो काम नहीं करना चाहता, तो स्वैच्छिक बेरोजगारी। देखो ना, स्वैच्छिक बेरोजगारी तब होती है जब कुछ लोग बिल्कुल भी काम करने को तैयार नहीं होते हैं या मजदूरी वेतन दर पर काम करने को तैयार नहीं होते हैं। जो मजदूरी दर चल रहा है ना, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो कि यार ये बहुत कम दिहाड़ी है, मैं इस पे काम नहीं करूंगा, ठीक है, तो वो क्या है? स्वैच्छिक, मतलब इच्छा से वो बेरोजगार है। और फिर क्या है अगला? अनैच्छिक बेरोजगारी। ये आपको मैंने बता दिया कि भाई बंदा तो तैयार था लेकिन काम नहीं मिला उसको। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो एक्सेस डिमांड है, अतिरेक मांग, एडी ग्रेटर देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट, और जो न्यून मांग है, डेफिसिट डिमांड, ठीक है, एडी लेस देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट। इसको ठीक करने के दो रास्ते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ए क्या है? राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय मतलब सरकार के द्वारा किए जाने वाले उपाय, इसको बजटीय उपाय भी बोलते हैं। और दूसरा क्या है? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति किसकी नीति होती है बेटा? आरबीआई की नीति होती है। ठीक है, आओ मैं आपको सीधा इसकी कहानी समझा देता हूं, उसके बाद आप देख लेना, आपको जो भी रीड करना है आप रीड कर लेना, मैं आपको सीधा समझाता हूं, ध्यान दें। भाई हम पहले बात करते हैं एक्सेस डिमांड, अतिरेक मांग की। अतिरेक मांग क्या है? एडी बड़ा एएस से फुल एम्प्लॉयमेंट पर। अगर एडी बड़ा है एएस से पूर्ण रोजगार पे, तो ये अतिरेक मांग है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, अगर आप अतिरेक मांग का सीख गए, एक्सेस डिमांड का सीख गए, तो इसका उल्टे तरीके से आप न्यून मांग को भी सही कर लेंगे, डेफिसिट डिमांड को। अब क्या बात हुई थी अभी कि तरीके कितने हैं? दो हैं। एक है कौन सी पॉलिसी, कौन सी नीति? बजटरी पॉलिसी, बजटीय नीति। ठीक है, जिसको कुछ लोग फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति भी बोलते हैं। और दूसरी कौन सी पॉलिसी है बच्चा? मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये जाने कि जो बजटीय नीति है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, सरकार की। और आप मुझे बताएं कि सरकार के पास बजट बनाने के टाइम क्या क्या होता है? दो ही तो चीजें है ना। सरकार के पास बजट बनाने के टाइम कितनी चीजें हैं? दो चीजें। एक क्या है? एक क्या है? टैक्स है, और दूसरा क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय। तो सरकार जब टैक्स, सरकारी कर, और दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय, इन दोनों की मदद से जब एक्सेस डिमांड को ठीक करती है, तो हम कहते हैं सरकार कौन सी नीति फॉलो कर रहा है? बजटरी पॉलिसी, बजटीय नीति को फॉलो कर रहा है। अब आप बताओ, आप हो कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, वित्त मंत्रालय आपके हाथ में भारत का, और बताओ देश में स्फीतिकारी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ गई, आपको इसको ठीक करना है, तो जरा बताइए मुझे, इसको ठीक करने के लिए आप टैक्स का क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि सर देखो, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं ना, अतिरेक मांग है ना, एक्सेस डिमांड है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो इस केस में हम लोगों के ऊपर कर दर बढ़ा देंगे। क्या होगा इससे? अगर टैक्स रेट बढ़ा देंगे तो लोगों की खरीदने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम, और एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सरकारी व्यय का क्या करोगे? आप भूल गए शायद से, एडी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जी सरकारी व्यय, जी ये क्या है? एडी का एक घटक है। तो अगर सरकार अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, सरकारी व्यय को कम कर ले, तो सरकार एक्सेस डिमांड को बड़े आराम से क्या कर लेगी? अतिरेक मांग को ठीक कर लेगी। तो आपको पता चल गया, बजटरी पॉलिसी में सरकार के पास, बजटरी पॉलिसी जिसको आप राजकोषीय नीति भी बोलते हो, सरकारी व्यय और सरकारी कर है, दो चीजें हैं। कर को सरकार बढ़ा देगी ताकि लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो जाए, और सरकारी व्यय को सरकार घटा देगी। सरकारी व्यय को क्यों घटा देगी? ताकि समग्र मांग का स्तर गिर जाए। आ जाओ मौद्रिक नीति। पहली बात तो ये नीति होती किसकी? आरबीआई की। मौद्रिक नीति से जब आप इसको सही करोगे तो मौद्रिक नीति आरबीआई की नीति है।
अब आरबीआई के पास क्या है? आरबीआई के पास कई सारी चीजें हैं, देखो क्या क्या है। आरबीआई के पास रेपो दर है, बैंक दर है, विपरीत रेपो दर है, खुले बाजार की प्रक्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ठीक है। उसके बाद एलआरआर है, एलआरआर के दो हिस्से सीआरआर और एसएलआर है, ये सब है आरबीआई के पास। और इनके अलावा ये तो क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक, जो पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभाव डालते हैं। उसके अलावा कुछ गुणात्मक चीजें भी है, जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता, जैसे मोरल सुएशन, नैतिक प्रभाव, जैसे क्रेडिट राशनिंग, साख राशनिंग। ये वो कुछ चीजें हैं जिसकी मदद से आरबीआई, ये सारी वो चीजें हैं जिसकी मदद से आरबीआई क्या करता है? कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज का आंसर देना, इन्फ्लेशन अगर देश में स्फीतिकारी है, एडी बड़ा है एएस से, तो इसको ठीक करने के लिए देश में लोन की सप्लाई को, लोन सप्लाई बढ़ाना है कि घटाना है? अबे यार सोचो ना, अगर एग्रीगेट डिमांड ओवर है, ज्यादा लोग मांग कर रहे हैं और लोगों को तुम और लोन दे दोगे तो उनकी तो खरीदने की शक्ति और बढ़ जाएगी। तो इस सिचुएशन में देश में क्या करना है? लोन सप्लाई को, क्रेडिट सप्लाई को घटाना है। अब इन चीजों की मदद से कैसे घटाएं? देखें, बैंकिंग वाले चैप्टर में आपने सब पढ़ा है ना। पहला क्या है? रेपो दर। क्या होता है रेपो दर? रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है अल्प समय अवधि की आवश्यकता के लिए, है ना। और अगर रेपो दर को हम बढ़ा दें तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक को महंगा लोन मिलेगा। कमर्शियल बैंक को अगर लोन महंगा मिलेगा अल्प समय अवधि के लिए, तो वो आगे जनता को भी किस रेट पे ऑफर करेगा? हाई रेट पे ऑफर करेगा। और जब जनता को हाई रेट पे उधार मिलेगा तो जनता लोन लेने से डिस्करेज होगी, बचेगी, और देश में लोन सप्लाई कम हो जाएगा। और लोन सप्लाई कम होते ही लोगों की खरीदने की क्षमता कम होगी, एडी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आ जाओ अगले पॉइंट पे, बैंक रेट। ये क्या होता है? बताओ भाई, कोई बताएगा बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वह रेट है, वह दर जिस पर कौन किसको, जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगा लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, दीर्घकाल की आवश्यकताओं के लिए। और बैंक रेट के साथ भी वही करेंगे, सेंट्रल बैंक बैंक रेट को बढ़ा देगा। इसका मतलब कमर्शियल बैंकों को हाई रेट पर उधार मिला, कमर्शियल बैंकों को अगर उधार महंगा मिला तो आगे वो पब्लिक को भी हाई रेट पे ऑफर करेगा। पब्लिक लोन लेने के लिए डिस्करेज हो जाएगी, हतोत्साहित हो जाएगी, पब्लिक लोन नहीं लेगी। और हम चाहते भी यही है, एक्सेस डिमांड में हम चाहते भी यही है कि लोन का सप्लाई देश में क्या हो जाए? कम हो जाए, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट, विपरीत रेपो दर, ये क्या है? वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक अपना फंड, अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास जमा करवा देता है, ठीक है। अब देखो, अगर देश में इन्फ्लेशन है तो जानबूझ के इसको भी बढ़ा दिया जाएगा। क्या होगा इससे? अगर विपरीत रेपो दर ज्यादा है तो कमर्शियल बैंक सोचेगा, यार मैं ना लोन क्रिएशन करूंगा, जब पब्लिक को लोन दूंगा तो उसमें तो रिस्क भी होता है और उतना खास कोई ब्याज मिलेगा नहीं, और पब्लिक पैसा लेके भाग भी सकती है। तो इससे अच्छा तो ये है कि आरबीआई मुझे अच्छा खासा क्या दे रहा है? विपरीत रेपो दर। तो मैं अपना पैसा लोन क्रिएशन में क्यों लगाऊं? मैं अपना पैसा कहां जमा रख देता हूं? आरबीआई के पास। तो कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक एक लालची संस्था है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है ना। तो जैसे ही विपरीत रेपो दर बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक अपना पैसा जमा कर देगा आरबीआई के पास, और कमर्शियल बैंक की लोन देने की क्षमता घट जाएगी, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की प्रक्रिया। पहले तो ये होता क्या है? देखो, खुले बाजार की प्रक्रिया का मतलब कि आरबीआई सरकार का एजेंट है और आवश्यकता पड़ने पर सरकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय आरबीआई कमर्शियल बैंक के साथ करता है। सरकारी जो प्रतिभूति होंगी, सरकारी जो वित्त कागजी संपत्ति होगी, शेयर डिवेंचर बोलते हैं जिसे हम, उसका क्रय विक्रय कमर्शियल बैंकों के साथ आरबीआई करता है। सरकार है, सरकार का एजेंट है आरबीआई, और सरकारी प्रतिभूतियों का अगर क्रय या विक्रय करना है वाणिज्यिक बैंकों के साथ तो कौन करेगा? तो आरबीआई करेगा, ठीक है। अब देखो, अगर केस है, कौन सा केस है? अगर क्या? एक्सेस डिमांड, अतिरेक मांग, तो आरबीआई क्या करेगा? तो आरबीआई सेल करेगा, बेचेगा सरकारी प्रतिभूतियों को। क्या होगा? अगर सरकारी प्रतिभूतियां अत्यधिक ब्याज दर का लालच देकर कमर्शियल बैंक को बेच दी जाए, कमर्शियल बैंक प्रॉफिट का भूखा, अत्यधिक ब्याज दर का लालच देते ही जैसे ही आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को सरकार की प्रतिभूतियां बेची, कमर्शियल बैंक ने खरीदा, तो जैसे ही खरीदा तो कमर्शियल बैंक के पास से पैसा खींच के किसकी जेब में? आरबीआई की जेब।
पैसा आरबीआई के पास और कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक की खरीदने लोन देने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि पैसा कहां आ गया है? आरबीआई की जेब में आ गया, क्योंकि आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियां कमर्शियल बैंक को बेच दी। ठीक है। एलआरआर, सीआरआर, एसएलआर, लीगल रिजर्व रेशियो, वैधानिक आरक्षित अनुपात, सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात, एसएलआर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। देखो जी, सबको पता है आरबीआई को, सॉरी, कमर्शियल बैंक को आरबीआई के कहने पर अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंट रिजर्व बना के रखना पड़ता है। उस रिजर्व को एलआरआर बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो, वैधानिक आरक्षित अनुपात। अगर वो रिजर्व नगद की फॉर्म में बनाया गया, कैश की फॉर्म में, और रिजर्व बना के आरबीआई के पास जमा करवाया गया, तो उसे सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं। और अगर वो रिजर्व वित्तीय परिसंपत्ति, तरल परिसंपत्ति, लिक्विड एसेट, जिसमें कैश, गोल्ड, फॉरेन सिक्योरिटीज आती है, उस फॉर्म में बनाया गया और बना के कमर्शियल बैंक ने अपने पास, देमसेल्फ अपने पास रख लिया, तो वो एसएलआर है। देखो, सारे बैंकों को आरबीआई के कहने पर रिजर्व बनाना पड़ता है, एलआरआर। नगद के रूप में रिजर्व बना के आरबीआई के पास रखना होता है, सीआरआर। तरल परिसंपत्ति के रूप में रिजर्व बना के अपने पास ही रखना होता है, एसएलआर। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर देश में इन्फ्लेशन है तो लोन सप्लाई को कम करना है, तो एलआरआर, सीआरआर, एसएलआर सबको आरबीआई बढ़ा देगा। क्या होगा? ये रिजर्व बढ़ने का मतलब है कि कमर्शियल बैंक अब ज्यादा रिजर्व रखेगा और कमर्शियल बैंक के हाथ में नगद कम बचेगा और कमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन करने की पावर भी कम हो जाएगी। बात खत्म। इधर आ जाओ। व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट? सीमांत आवश्यकता क्या है? वेरी सिंपल। देखो भाई, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगा, ठीक है, सॉरी, जब कमर्शियल बैंक, आरबीआई हटाओ, जब कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देगा तो पब्लिक से कुछ मॉर्टगेज, कुछ गिरवी रखवाएगा। सुन गए मेरी बात? कमर्शियल बैंक जब पब्लिक को लोन देता है तो कुछ गिरवी रखवाता है। अब सपोज करो मुझसे बैंक ने 10 लाख रुपए की मेरी एक प्रॉपर्टी गिरवी रखवा ली और मुझे 8 लाख का लोन दे दिया, तो कितने पैसे उसने काट लिए? 2 लाख रुपए। उसी 2 लाख रुपए को क्या कहते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता क्या है? अंतर है किसका? जितने का बैंकों ने लोन दिया और जो आपसे गिरवी रखवाया, उन दोनों के अंतर को हम कहते हैं सीमांत आवश्यकता। सुन गए मेरी बात? और सीमांत आवश्यकता, मार्जिन रिक्वायरमेंट को अगर बढ़ा दे तो फिर पब्लिक लोन लेने में हतोत्साहित हो जाती है कि भाई यार इतना तो वो मार्जिन रख काट लेते हैं, हमें लोन नहीं चाहिए। ठीक है। और देश में लोन की सप्लाई कम हो जाती है। मोरल सुएशन, नैतिक प्रभाव। आरबीआई कहता है भाई मैं अपेक्स बॉडी, सर्वोच्च संस्था, और जो नीतियां मैं बनाऊंगा सबको मानना है। और जब देखता है वो इन्फ्लेशन है, स्फीतिकारी है, एडी ज्यादा है, तो वो नीति बनाता है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट, थोड़ी मुश्किल पॉलिसी बनाता है ताकि बैंक आसानी से पब्लिक को लोन ना दे पाए। और आखिरी पॉइंट, क्रेडिट राशनिंग, साख राशनिंग। पहले से ही कोटा डिसाइड होता है, किस काम के लिए किस पर्सन को कितना लोन दिया जाएगा, इसका कोटा निर्धारित है। ठीक है। और इन्फ्लेशन, स्फीतिकारी, एडी ग्रेटर देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट, इस स्थिति को देखते हुए इस कोटे की राशि को घटा दिया जाता है ताकि लोगों में लोन सप्लाई कम हो। तो ये आपके सामने है कि किस तरीके से हम एक्सेस डिमांड को, अतिरेक मांग को सही करेंगे। और अगर आप इसी का उल्टा कर दें, है ना, क्या उल्टा करेंगे? अगर मान लो सिचुएशन बदल गई, एडी लेस देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो टैक्स रेट घटेगा, सरकारी व्यय बढ़ेगा, ये घटेगा 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 घटेगा। और यहाँ पे बाय, सेल ऑफ सिक्योरिटी की जगह, प्रतिभूतियां बेचने की जगह आरबीआई क्या करेगा? प्रतिभूतियां खरीदना शुरू कर देगा वाणिज्यिक बैंकों से। मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता घटेगी, नीति लिबरल, आसान नीतियां बनाई जाएगी और क्रेडिट राशनिंग को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे एक्सेस डिमांड, अतिरेक मांग या फिर न्यून मांग को सही करते हैं। तो अतिरेक मांग का आपके सामने लिखा हुआ है, न्यून मांग में आप इसका उल्टा कर लीजिए। ठीक है। चले बढ़े, हटा दूं गिली गिली छू साइड। चल, उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको समझ में आ गया। ये सारा आपका कवर हो गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये भी हो गया आपका। आ जाओ जी, एक टॉपिक है औसत उपभोग प्रवृत्ति। एक टॉपिक है आपका व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है? पहली बात तो आप इसको समझो, कुछ नहीं है, ये अनुपात है। किसका? किसके साथ? देश में सी का अनुपात वाई के साथ। उपभोग व्यय का अनुपात किसके साथ? तो राष्ट्रीय आय के साथ। यह आय का वह हिस्सा है
जिसका उपभोग किया जाता है, यह उपभोग और आय के बीच के संबंध को दर्शाता है। सुन गए क्या एपीसी? इट रेफर्स टू रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। उपभोग व्यय और राष्ट्रीय आय के अनुपात को एपीसी बोलते हैं। और बच्चा ये है एपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। देखो जी, मैं आपको बता दूं, आपको एपीसी से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि एपीसी कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि एपीसी का फॉर्मूला क्या है? सी बटे वाई, और सी जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। दूसरी बात, एपीसी की वैल्यू एक होती है लाभ अलाभ बिंदु पर, ब्रेक इवन पॉइंट पे। जब सी और वाई बराबर होते हैं तो एपीसी 1 होता है। अगली बात, एपीसी ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा हो सकता है व्हेन सी इज ग्रेटर देन वाई। अगली बात कि एपीसी लेस देन 1 भी होता है व्हेन सी इज लेस देन वाई। और अगली चीज, इनकम के बढ़ने के साथ साथ एपीसी लगातार घटता जाता है। तो एपीसी से संबंधित आप ये बातें याद रखें, औसत उपभोग प्रवृत्ति से संबंधित आपको ये बातें अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया? अब बात कर लेते हैं एमपीसी की। ठीक है, एमपीसी, पहली बात तो आप ये समझे कि एमपीसी क्या है। मैं आपको यहां बता देता हूं एमपीसी क्या है। एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, एमपीसी इट इज द रेशियो, ये भी अनुपात है, उपभोग में परिवर्तन और राष्ट्रीय आय में परिवर्तन का। देश के उपभोग व्यय में जो परिवर्तन आया और देश के राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन आया, उन दोनों के अनुपात को आप नाम देते हो किसका? एमपीसी का। ठीक है, अब एमपीसी से संबंधित 3 बातें। सबसे पहली बात कि एमपीसी का मूल्य 0 से 1 होता है। ठीक है, 0 to 1 एमपीसी हमेशा कहां से कहां तक होगा? 0 से 1 के बीच होगा। 0 कब होगा? जब डेल्टा सी 0 हो जाए, और 1 कब होगा? जब डेल्टा सी और डेल्टा वाई बराबर हो जाए। ये ध्यान रखें आप। अगली चीज, जो रिच लोग होते हैं, अमीर लोग, उनका एमपीसी, एमपीसी जो अमीर लोग होते हैं, रिच लोग, उनका एमपीसी जो है वो छोटा होता है पुअर के एमपीसी से। मतलब एमपीसी जो है वो गरीब लोगों का बड़ा होता है और एमपीसी अमीरों का छोटा होता है। बात सोचो ना, अमीर बंदा अपनी कमाई के परिवर्तन का ज्यादा हिस्सा बचा लेता है, लेकिन गरीब बंदा अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है क्योंकि उसकी जरूरतें पूरी नहीं हुई। तो इसलिए गरीबों का एमपीसी ज्यादा निकल के आता है, अमीरों का एमपीसी कम आता है। और एक बात और, आखिरी बात, एमपीसी जो है वो घटता है किसके साथ साथ? इनकम के बढ़ने के साथ साथ। तो ये 3 बातें आप एमपीसी से रिलेटेड याद रखें। पहली बात तो क्या है? एमपीसी अनुपात है, उपभोग में परिवर्तन और राष्ट्रीय आय में परिवर्तन का। दूसरी बात, एमपीसी का मूल्य 0 से 1 होगा। तीसरी बात, इनकम के बढ़ने के साथ साथ एमपीसी गिरता है। और आखिरी बात कि जो गरीब लोग हैं उनका एमपीसी ज्यादा होता है और अमीरों का एमपीसी कम होता है। ठीक है, चलो उसके बाद ये पॉइंट आपके लिखे हुए थे, मैंने आपको समझा दिया सीधा। ठीक है, अब है आपके पास एपीएस। अब ये एपीएस क्या है? औसत बचत प्रवृत्ति। एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, औसत बचत प्रवृत्ति। ये क्या होता है? ये होता है बचत बटे राष्ट्रीय आय। बचत और राष्ट्रीय आय के संबंध को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, इससे संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात मैं आपको यहां लिख के देता हूं, रुको। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि एपीएस कभी भी इक्वल टू 1 या फिर एपीएस ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऐसा होने के लिए सी बार को 0 होना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। कभी भी एस और वाई आपस में बराबर नहीं होंगे और इसलिए एपीएस कभी भी इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। दूसरी बात, एपीएस नेगेटिव हो सकता है जब सी बड़ा हो वाई से और डिस सेविंग, अप बचत, देश में नेगेटिव सेविंग चल रहा हो। अगली बात, एपीएस इज इक्वल टू 0 होता है कहां पे? ब्रेक इवन पॉइंट पे, सम स्तर बिंदु, जब सी और वाई बराबर होते हैं और सेविंग्स का लेवल क्या होता है? 0, तो उस टाइम एपीएस जो है वो 0 हो जाता है। अगली चीज, इनकम के बढ़ने के साथ साथ एपीएस जो है वो बढ़ता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें आप एपीएस से रिलेटेड अपने दिमाग में रख ले। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेना। अब आगे एपीएस के बाद एक और टॉपिक आता है, व्हाट इज एमपीएस। ठीक है, एमपीएस क्या है?
अरे बच्चा बड़ा सिंपल ना, एमपीएस बहुत सिंपल। क्या है एमपीएस? चेंज इन सेविंग, बचत में परिवर्तन, अपॉन में चेंज इन इनकम, आय में परिवर्तन, बचत में परिवर्तन बटे में आय में परिवर्तन जब आप करोगे तो आपको एमपीएस मिल जाएगा। और एमपीएस से रिलेटेड भी तीन बातें। सबसे पहली बात, एमपीएस का मूल्य 0 से 1 होगा। 0 कब? जब डेल्टा एस 0, 1 कब? जब डेल्टा एस और डेल्टा वाई एक दूसरे के बराबर। पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एमपीएस अमीरों का, रिच लोगों का एमपीएस ज्यादा होगा एमपीएस ऑफ पुअर, गरीबों के एमपीएस से ज्यादा अमीरों का एमपीएस होता है, क्योंकि अमीर अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा बचाने में विश्वास करते हैं। ठीक है। अगली चीज कि एमपीएस जो है वो बढ़ता है इनकम के बढ़ने के साथ साथ। ये बातें आप एमपीएस से रिलेटेड ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो बच्चा पार्टी, ये भी हो गया आपका सीमांत बचत प्रवृत्ति। इसके बाद आप एक चीज और जान ले, एक चीज और जान ले बच्चों, ये जो बचत वक्र है और उपभोग वक्र है, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन, गणितीय समीकरण क्या होगा? मैं आपको बता दूं, जो उपभोग वक्र है उसका गणितीय समीकरण होता है सी बार। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया तो उपभोग वक्र कहां से बनता है? क्या वो 0 से बनता है? नहीं ना, स्वैत उपभोग स्तर से बनता है। तो सी बार प्लस में उपभोग वक्र का स्लोप कौन है? पता है आपको? एमपीसी। तो सी बार प्लस एमपीसी। ठीक है। और एमपीसी इंटू में वाई। तो ये उपभोग वक्र का गणितीय समीकरण है, आपको याद रखना है। और सेम ऐसे ही जो बचत वक्र है वो देखो, उसका इक्वेशन क्या होगा? मुझे बताओ, सेविंग कर्व कहां से स्टार्ट होता है? यहां से। ये क्या है? ये एस बार है जो माइनस सी बार होता है। जितना उपभोग ऊपर से शुरू हुआ उतना ही बचत नीचे से शुरू होता है। ठीक है। तो एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस में, आपको मैं बता चुका हूं इसका स्लोप कौन है? इसका स्लोप है एमपीएस। ठीक है। तो माइनस सी बार प्लस में क्या? प्लस में एमपीएस। ठीक है। एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस और फिर क्या? मल्टीप्लाई में वाई। तो ये सेविंग का मैथमेटिकल इक्वेशन है, सेविंग कर्व का। ध्यान रखना, बचत वक्र, उपभोग वक्र का गणितीय समीकरण सी बार प्लस एमपीसी वाई, और बचत वक्र का गणितीय समीकरण माइनस सी बार प्लस एमपीएस वाई। ठीक है। चलिए, अब बच्चा एक ये छोटा सा आंसर है, आप इसको भी रेडी कर लें, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में यह है कि आप उपभोग वक्र से बचत वक्र कैसे प्राप्त करोगे। तो देखो, बहुत सिंपल सिंपल बातें बतानी है आपको। जैसे सबसे पहली बात कि जब आय का स्तर शून्य होता है तो उपभोग शून्य नहीं होता है, उपभोग का कोई स्वैत स्तर होता है। और इसलिए जब बचत वक्र प्रारंभ होता है तो वो कहां से स्टार्ट होता है? एस बार से, जो माइनस सी बार के बराबर है। पहली बात की एस बार इनकम के 0 पे एस बार बराबर माइनस सी बार है, और इसलिए उपभोग वक्र, बचत वक्र शुरू कहां से हुआ? नेगेटिव वाई एक्सिस से। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये बताना है कि भाई एक लेवल पे जाने के बाद सी और वाई एक दूसरे को काट देते हैं, जिसको आप ब्रेक इवन पॉइंट, समस्तर बिंदु कहते हो। वहां पे सी और वाई बराबर है, और एपीसी क्या हो जाता है वहां जाके? एपीसी वहां जाके 1 के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए इस पॉइंट पे सेविंग्स का लेवल, बचत का स्तर क्या होगा? शून्य। ठीक है। तो याद रखो, सेविंग कर स्टार्ट कहां से होगा? नेगेटिव वाई एक्सिस से, और उसके बाद शुरुआत में डिस सेविंग, अब बचत चल रहा होगा। कब तक? जब सी बड़ा है वाई से तो अपबचत चल रहा है, और उसके बाद जैसे दोनों बराबर हुए, सी और वाई बराबर हुए, तो सेविंग का स्तर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। इसको हमने पॉइंट आर बोल दिया। और अब आखिरी बात आपको क्या बतानी है कि हमने एस और आर को जोड़ा और फर्दर थोड़ा आगे बढ़ा दिया, तो हमें एस जो है वो सेविंग कर्व मिल गया है। तीन बातें। पहली बात, आय के शून्य स्तर पर उपभोग का स्तर कुछ ना कुछ होता है जिसे स्वैत्य उपभोग कहते हैं, और इसलिए आय के शून्य स्तर पे जो स्वैत्य बचत है वो माइनस स्वैत्य उपभोग के बराबर होगा, और इसलिए बचत वक्र ऋणात्मक वाई एक्सिस से प्रारंभ हो गया। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि एक बिंदु पर सी और वाई एक दूसरे को काटते हैं, वहां पे बचत 0 हो जाता है, और इसलिए बचत वक्र आके एक्स एक्सिस को पॉइंट आर पे काट देता है। और आखिरी बात कि एस और आर को जोड़ के अगर हम और आगे बढ़ा दें, एस और आर को, ये एस था, ये आर, इन दोनों को हम जोड़े और आगे बढ़ा दे तो हमें एसएस सेविंग कर्व, बचत वक्र एसएस प्राप्त हो जाता है। बोलो ठीक हो? बोलो बच्चा।
आया समझ में आपको? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बेटा इस वीडियो में यहीं तक छोड़ते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक है आपका निवेश गुणक। एक टॉपिक निवेश गुणक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और दूसरा इसके कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक और फॉर्मूले। ये सारी चीजें हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। ये सेकंड पार्ट था आपका, तो उसके बाद थर्ड पार्ट आते ही आपका जो है ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप इन सबको पढ़ लेना, एक बारी नोट्स बना लेना, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। वन शॉट ऐसे मैं करवाऊंगा आपको सारे चैप्टर्स की, तो वहां पे हम और डिटेल में थोड़ा एक बारी और बात कर लेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय श्री राम।